जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे जो भारत में संघवाद का विकास हुआ है उसके बारे में, जो नाइजीरिया का संघवाद है उसके बारे में, वेस्ट इंडीज के संघवाद है उसके बारे में, और भारतीय संघवाद की क्या विशेषता हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ, यानी कब हुआ, क्या इसकी कहानी रही। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 19 से 14 में शुरू हुआ था और ये 18 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ और जब ये अंत हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत के दौरान ही यह महसूस किया जाने लगा था कि एकात्मक सरकार भारतीय प्रशासन प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश पर ब्रिटेन का कब्जा था, उसका उपनिवेश था भारत, और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी लड़ रहा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ उस टाइम पे ब्रिटेन जो प्रशासन व्यवस्था है, जो उसकी सरकार है, उसे ये चीज़ महसूस हो गई थी कि अगर भारत में यहाँ पे प्रशासन चलाना है, यहाँ के प्रशासन व्यवस्था को चलाना है, तो एकात्मक सरकार से ये नहीं चलेगा, यानी कि वहाँ पे द्विमात्मक यानी कि 2 स्तरीय सरकार कम से कम यहाँ पे लाना पड़ेगा। और 1919 के अधिनियम में जो यहाँ डीआरके की शुरुआत की गई, जिसे ब्रिटिश सरकार में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। तो 1919 में जो यहाँ पे डीआरके की लाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा जो अधिनियम लाया गया था, ये था ही 2 स्तरीय। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ से ही हम लोगों को भारत में द्विस्तरीय यानी कि संघीय सरकार की शुरुआत यहीं से मानी जा सकती है, क्योंकि पहली बार यहीं पे ही द्विस्तरीय सरकार की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा भारत में किया गया। इसके अलावा जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, तो उस अधिनियम में भी विशेष रूप से प्रांतीय स्वायत्तता के लिए प्रावधान यहाँ पे, यानी कि जब 1935 में भी भारतीय अधिनियम आया था, तो उसमें भी यहाँ पे दोहरी सरकार की बात की गई थी। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि संघवाद का यहाँ भी लोग यहाँ एक तरह से पक्ष में थे, यानी कि ये संघवाद लाने की तैयारी चल रही थी। उसके बाद देखें तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संघीय व्यवस्था के समर्थक रही है। हम सभी जानते हैं कि जब यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है इस आंदोलन को करने वाला, वो था कांग्रेस। और कांग्रेस भी शुरुआत से यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था के पक्ष में था, यानी कि वो भी चाहता था कि देश में संघीय शासन व्यवस्था आए। 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ, उसका आधार भी संघवाद था, यानी कि संघवाद के आधार पे ही यहाँ पे संविधान सभा का भी गठन 1946 में हुआ था। वो कैसे? तो वो इस तरह से कि इसमें जो प्रांतों के प्रतिनिधि भी वहाँ के विधानसभा द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए थे, और देशी रियासतों के अधिकतर प्रतिनिधि को उनके शासकों ने नामांकित किया था। तो हम लोग यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर हम किस मुद्दे, किस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ, जो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, वो संघीय व्यवस्था के आधार पे कैसे हुआ, यानी कि उसमें ये चीज़ कहाँ से दिखता है कि वो उसका आधार संघवाद था। तो उसका यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा था, तो चुनाव में 2 तरह से लोग चुन करके आए थे। एक यहाँ पे आए थे हमारे विधानसभा के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, कि जो विधानसभा था उससे चुन करके आए थे, और दूसरा जो आए थे वो जो देशी रियासत थे वहाँ से लोग चुन करके आए थे। तो इस तरह से हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं संघवाद के आधार पे ही किया गया था, यानी कि यहाँ से भी संघवाद के विकास को हम लोग देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो संघवाद का विकास हो रहा है वो 1919 के अधिनियम से ही चला आ रहा है। कांग्रेस भी इसके सपोर्ट में है। 1935 की सरकार जो बनी उसमें भी है, और 1946 में जो हमारा संविधान सभा का गठन हो रहा है उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे संघवाद को आधार मान के ही काम किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे देश में धीरे धीरे संघवाद का विकास हुआ है। इस तरह से विविधता को मान्यता देने के साथ राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन के लिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो इसी तरह से
अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब हमारा संविधान बना तो भारत को एक संघीय राज्य के रूप में इसे घोषित किया गया, यानी कि भारत को एक संघियों का राज्य बनाया गया। यह कई सारे प्रांतों को मिलाकर के एक राज्य बना। तो इस तरह से हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। यही इसका संक्षेप में एक इतिहास रहा है। आगे है कि भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। कल के वीडियो में हम लोग जो पिछला वीडियो देखे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि संघीय शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे भारतीय संघीय जो व्यवस्था को अपनाया गया है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं ली गई है, ये यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसकी विशेषता तो वो यह है कि संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारों की व्यवस्था की गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांत या इकाई या राज्य के लिए राज्य सरकार, जिसे हम प्रांतीय या राज्य सरकार के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग कल जब पढ़ रहे थे यहाँ पे संघीय शासन की व्यवस्था, तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता ये होती है कि उसमें दोहरी सरकार होती है, यानी कि दो स्तर के सरकार बनते हैं। और अगर हम लोग अपने भारत में देखें तो हमारे भारत में भी यहाँ पे सरकार को दो स्तर पे बनाया गया है, बाद में इसे 3 स्तर भी कर दिया गया है। लेकिन जब संविधान बना था उस समय ये 2 स्तर की सरकार का गठन किया गया था। एक था केंद्रीय सरकार जो कि पूरे राष्ट्र के लिए यहाँ पे काम कर रहा था, जिसे हम लोग संघीय सरकार के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा था यहाँ पे राज्य सरकार जो कि राज्य भर यानी कि प्रांत के लिए जो इकाई है भारत की 28 उसके लिए काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे दोहरी सरकार की स्थापना की गई थी। तो पहली विशेषता ये है कि भारत में अगर हम लोग भारत के संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं की बात करें तो पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे जो सरकार का गठन हुआ है वो दोहरे स्तर पे किया गया है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। उसके बाद दूसरा है कि संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को बांटा गया है। विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में उल्लेखित किया गया है। तो दूसरा इसका क्या हो जाता है कि अब यहाँ पे जब दोहरी सरकार की स्थापना की गई तो इन सभी के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होंगे। अगर अपने अपने अधिकार क्षेत्र नहीं होंगे तो अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर के इनके बीच आपसी टकराव हो सकता है। तो इस वजह से ये आपसी टकराव न हो, इससे बचने के लिए यहाँ पे संविधान में पहले से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के यहाँ पे अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया है और इसे 3 सूची में बांटा गया है, जिसे हम लोग विषय सूची कहते हैं। विषय सूची 3 ठो है। ये पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं कि एक है हमारा संघीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो इस तरह से सूची बना करके विषय सूची के आधार पर यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी, संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषयों यथा प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग आदि विषय रखे गए हैं। कल भी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं कि जो संघ सूची है उसमें कौन कौन से काम आते हैं। तो देश की जो सुरक्षा की बात होगी वो संघ सूची में आएगा। विदेश नीति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमें कैसा रखना है, ये भी यहाँ पे जो संघीय सूची है या केंद्र सूची है उसमें आता है। संचार साधन भी हमारा संघीय सूची में आ जाएगा। मुद्रा बैंकिंग है ये भी हमारा संघीय सूची में आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो कि संघीय सूची को दिए गए हैं, वही इस पर नियम कानून बनाने का काम करता है। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को, यानी कि इस तरह के जितने भी विषय हैं उन सभी पर यहाँ पे केंद्र सरकार ही कार्य करती है। इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा किए थे। अगला है जो विशेषता इसकी वो यह है कि स्थानीय महत्व के विषयों तथा जेल, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आदि को राज्य सूची में रखा गया है। इन पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं, यानी कि जो पुलिस है, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा किए हैं कि इसमें यहाँ पे राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। इन सब क्षेत्रों में राज्य सरकार ही काम करेंगे, इस सब पे चर्चा किया गया है। तीसरा देखें आगे के, तो यहाँ पे है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। ये भी डिस्कस हम लोग कर चुके थे कि कुछ ऐसे काम है जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करते हैं, तो उसे हम लोग समवर्ती सूची में रखे हुए हैं, यानी कि उसे समवर्ती सूची के नाम दिया गया है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं तो या दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव हो, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वमान्य होगा। अब यहाँ पे एक क्या हो जाता है कि कल बताए थे कि हमारे यहाँ पे भले ही अलग अलग सरकार की स्थापना किया गया है, 2 स्तर पे सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तुलना करें तो इसमें
केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्य सरकार उसके तुलना में कम है, यानी कि उसकी शक्तियाँ कम की गई है, उसको हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे किसी मुद्दे पर लेकर के, मान लीजिए शिक्षा पर लेकर के ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके कोई कानून बनाना चाहती है, कोई योजना लेकर आना चाहती है, तो ऐसे में अगर दोनों के मत एक हों तब तो वो कानून या योजना आसानी से पास हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा। लेकिन यदि इस मुद्दे पर लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव हो जाए तो ऐसे में केंद्र सरकार की बात ही मानी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, उसी के बात को माना जाएगा। तो ये एक इसकी विशेषता हो जाती है हमारे यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था है उसमें ये भी एक विशेषता हो जाएगा। उसके बाद है अगला कि जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं वैसे अवशिष्ट या बचे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया है। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग को संविधान बना था तब और आज के समय में बहुत सारा बदलाव हो चुका है। जैसे कि हम लोग बात करें तो उस समय में इंटरनेट का ज़माना नहीं था। आज हम लोग जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब यूज करते हैं उसका उस टाइम पे ये सब चीज़ों का महत्व नहीं था, ये सब चीज़ नहीं था। तो इन सब चीज़ों से संबंधित कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। लेकिन जब ये सब चीज़ आ गया, मार्केट में आया, तो यहाँ पे इससे संबंधित यहाँ पे नियम कानून बनाने की भी आवश्यकता थी। तो सवाल ये था कि इन विषयों को कहाँ रखा जाए। तो यहाँ पे हम लोग के संविधान में ये नियम बनाया गया है कि वैसे विषय जो न तो केंद्र सूची में आते हैं, न राज्य सूची में आते हैं और न ही समवर्ती सूची में आते हैं, तो उन सभी विषयों पर जो नियम कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को दे दिया गया है। यानी कि इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जो भी हम लोग यूज करते हैं उस पर जो भी नियम कानून बनता है वो नियम कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे केंद्र सरकार को दिया गया है। लेकिन ये जब संविधान बना था तब उसमें ये बात को मेंशन नहीं किया गया था। ये तीनों सूची में नहीं है, इसलिए इसे केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिया गया है। और केंद्र सरकार के अधिकार में इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे देश में केंद्र सरकार राज्य सरकार की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इन सभी नियमों को कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को दे दिया गया है। अगला विशेषता इसकी ये है कि भारत के सभी साझी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिला है। अगर हम बात करें कि भारत में भी 28 राज्य हैं, तो कहने को तो है कि कल हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में कि भारत की जितनी भी इकाइयां हैं, संघीय व्यवस्था में जितनी भी इकाइयां होती है उन सभी को बराबर के हकदार मिलता है, यानी कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्य एक समान होते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि कुछ ऐसे राज्य जिनको ज़्यादा यहाँ पे अधिकार की आवश्यकता है तो उन्हें विशेषाधिकार दे करके उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे करके उनको बाकी के तुलना में बराबर करने की कोशिश की जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा है कि भारत के सभी साझी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं दिया गया है, यानी कि भारत के सभी राज्यों को एक समान अधिकार नहीं मिला है। भारत में भारतीय संघ में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी कि उसको विशेष अधिकार दिया गया है क्योंकि उनको इस चीज़ की आवश्यकता थी। जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करें, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, सिक्किम है, तो इन सभी को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे तो 370 ही चलता था धारा, जिसके तहत इसको विशेषाधिकार दिया गया था। दोहरा नागरिकता, राष्ट्रगान, इन सब चीज़ों का अधिकार इसको दे दिया गया था। तो यहाँ पे बात करें तो जम्मू कश्मीर, ये सब जो हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, इन सभी राज्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर से अब ये चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, अब उसे भी एक समान राज्य के अनुसार बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को काट करके यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया है। बात करें हम लोग बिहार की, तो बिहार भी आर्थिक स्थिति से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसको बिहार को भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ भी चुके हैं कि बीमारू राज्य जो है उसमें सबसे पहले बिहार आता है। तो बिहार के लिए भी हमेशा विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के बातें चलते रहती है। संसद में इसकी मांग की जाती है कि बिहार को भी विशेष राज्य की दर्जा दे दी जाए, यानी कि इसको विशेषाधिकार दिया जाए ताकि बिहार भी बाकी राज्यों की तुलना में उसके बराबर में आकर के खड़ा हो सके, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। तो यहाँ पे हम लोग के संविधान में, संघीय व्यवस्था में ये भी व्यवस्था किया गया है, ये भी नियम बनाया गया है कि यदि कोई राज्य या कोई क्षेत्र पीछे रह जाता है, वंचित रह जाता है, तो उसे विशेषाधिकार दे करके आगे बढ़ाया जाएगा, उसको बाकी के समान लाया जाएगा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम जैसे राज्य हैं, तो ये भी हमारे संघीय व्यवस्था का एक विशेषता है। उसके बाद
वैसे क्षेत्र जिसके भौगोलिक आकार या अन्य कारणवश उसे स्वतंत्र प्रांत नहीं बनाया जा सकता और न ही इसका किसी मौजूदा प्रांत में विलय किया जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों का शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया है और इन्हें ही हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो संघों का देश है। इसमें 28 राज्य और वर्तमान में भी 8 केंद्र शासित प्रदेश मिल करके एक संघ बनाते हैं और उसी संघ का नाम है भारत। तो यहाँ पे सवाल है कि केंद्र शासित प्रदेश बनता कौन है, किसे हम केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं? तो उसका जवाब ये हो जाता है कि कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा क्षेत्र जिसके भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उसे हम लोग एक राज्य घोषित नहीं कर सकते हैं, या वहाँ के जो स्थिति है उसके वजह से उसे हम लोग एक स्वतंत्र राज्य घोषित नहीं कर सकते हैं। तो वैसे जगह को, वैसे जो भी जगह होते हैं, वैसे जो भी क्षेत्र हैं, उनको यहाँ पे चलाने को, वहाँ पे भी तो शासन व्यवस्था की आवश्यकता है, तो शासन व्यवस्था चलाने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। और जब वैसे जगहों पे शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है तो उसे ही हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ पे पंजाब की भी राजधानी है और गुजरात, हरियाणा की भी राजधानी है। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। अब यहाँ पे जब चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है तो उसके अधिकार को लेकर के, उसको विकास को लेकर के ये संभावना बनी रहती है कि हमेशा पंजाब सरकार और चंडीगढ़, हरियाणा सरकार जो है, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार, इनके बीच टकराव हो सकता है। तो इस वजह से इसे क्या कर दिया गया है, इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी कि चंडीगढ़ में जो भी विकास के काम करना होगा, जो भी योजना लाना होगा, जो भी नियम कानून लाना होगा, वो केंद्र सरकार उसके लिए तय करेगी, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा वो काम किया जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर लक्षद्वीप को देखें तो लक्षद्वीप हमारे समुद्र के बीच में है, तो वहाँ पे इसको अलग एक स्टेट बना नहीं सकते हैं और दूसरे राज्य में इसको हम मिला नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर भी पूरा इसकी जिम्मेवारी दे दिया गया है केंद्र सरकार को। तो इसे भी हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में रखते हैं। दिल्ली जो कि हमारे भारत की राजधानी है, तो दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। अब वहाँ पे उसको इतना बड़ा नहीं है कि उसको एक अलग राज्य बना दिया जाए, और इतना छोटा भी नहीं है कि किसी राज्य में इसको विलय कर दिया जाए, यानी कि उसमें मिला दिया जाए। तब क्या किया गया, ऊपर से ये दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है तो इसकी महत्व और ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या किया गया कि यहाँ पे दिल्ली को ही एक यहाँ पे अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी कि दिल्ली में ज़्यादातर जो केसेज हैं, जो भी मामले हैं, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे यहाँ पे मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे जो शक्तिशाली देखा जाए तो केंद्र सरकार हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र सरकार की शक्तियाँ ज़्यादा है। तो दिल्ली भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश में आता है, उसी अंडमान निकोबार है। इस तरह से हमारे यहाँ 8 टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं जिस पे केंद्र सरकार का अधिकार है, यानी कि उस पर जो भी नियम कानून बनाना है, जो भी योजनाएं लाना है, वो केंद्र सरकार द्वारा ही डिसीजन लिया जाएगा, उसी के द्वारा ये काम किया जाएगा। तो हमारे संघीय व्यवस्था की ये भी एक विशेषता है कि वैसे भौगोलिक क्षेत्र जो ना तो किसी राज्य में मिल सकते हैं, ना अलग स्वतंत्र राज्य बन सकते हैं, तो उन सभी जगह को, उन सभी क्षेत्र को जो भी वहाँ के शासन प्रणाली का काम है वो केंद्र सरकार को दे दिया जाता है, और इस तरह से उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। आगे है, भारतीय संविधान को कठोर बनाया गया है ताकि केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों के बंटवारे में आसानी से एवं राज्यों की सहमति के बिना फेरबदल नहीं किया जा सके। अगर हम लोग देखें तो हमारे संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें हम आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नियम हैं, कुछ ऐसे भी कानून हैं जिसे हम आसानी से बदल नहीं सकते हैं। तो हम लोग अगर देखें तो हमारे भारतीय संविधान में कहा जाता है कि भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही तो ये कमज़ोर है, यानी कि ये इसके कानून को बदलना ना तो आसान है और ना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो भारतीय संविधान को एक रूप से यहाँ पे लचीला कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे हम लोग मुद्दों पे चर्चा करेंगे जिसमें केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार आसानी से ऐसे संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो तो केंद्र सरकार के पास है, संसद ही करती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि केंद्र सरकार अकेले उसमें बदलाव नहीं कर सकता है, उसमें उसको राज्य सरकार की भी सहमति की आवश्यकता होती है, और यहीं पे हमारा संविधान कठोर बन जाता है। यहीं पे हमारे संविधान के संघीय व्यवस्था की एक विशेषता झलकती है कि केंद्र सरकार अकेले मनमाने रूप से जो चाहे वो नहीं कर सकता है। ऐसे किसी बदलाव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलनी आवश्यक होती है।
फिर उसे कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से मंजूर कराना आवश्यक होता है। तो पहला क्या है, अगर मान लीजिए जैसे हम लोग मौलिक अधिकार की ही बात करें तो मौलिक अधिकार के किसी कानून को बदलना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे केंद्र सरकार जो है वो उस विधेयक को लेकर के संसद में जाएगी, वहाँ पे उस पर बहस होगा और उस बहस के बाद वहाँ पे कम से कम दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इतना अगर बहुमत मिलेगा तब वहाँ पे वो संसद से विधेयक पास होगा। लेकिन सिर्फ संसद से विधेयक पास हो जाने से वहाँ उस नियम में बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को एक और काम करना होगा। अभी भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्य यानी कि 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 राज्य को भी अपने पक्ष में रखना होगा। यानी कि मौलिक अधिकार के किसी कानून में बदलाव करना है तो केंद्र सरकार को संसद से 2/3 बहुमत चाहिए, प्लस में 14 राज्य का भी यहाँ पे सहमति होनी चाहिए, तब जा कर के वो किसी कानून में बदलाव कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि कैसे केंद्र सरकार की शक्ति को कमज़ोर किया गया है ताकि वो मनमानी ना कर पाए और उसका कुछ शक्तियाँ जो है वो राज्य सरकार के हाथ में दे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे संघीय शासन व्यवस्था में एक तरह से सत्ता में हिस्सेदारी की जा रही है, सत्ता में साझेदारी भी की जा रही है। तो ये भी हमारे संघीय शासन व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे विशेषता बन जाती है। उसके बाद अगला जो है स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसे संविधान की व्याख्या केंद्र और राज्य के झगड़े निपटाने के साथ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को की जांच करने, उन्हें संविधान के विरुद्ध या गैर कानूनी घोषित करने का भी शक्ति प्राप्त है। एक और विशेषता हमारी संघीय व्यवस्था में ये है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायपालिका है या हमारी जो न्यायपालिका ही है, हमारे यहाँ न्यायपालिका को संविधान में एकदम स्वतंत्र रखा गया है। यानी कि हमारी न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है, वो ना तो केंद्र सरकार के दबाव में कार्य करती है और ना ही राज्य सरकार के। अब यहाँ पे हमारे न्यायपालिका को कुछ काम दिया गया। पहला काम कि वो संविधान की व्याख्या करेगा, यानी कि संविधान के बारे में वो बताएगा, उसका संरक्षण करेगा। दूसरा, अगर कभी किसी मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव होता है, आपसी संघर्ष होता है, तो उस मुद्दे को सुलझाने का काम भी केंद्र सरकार करेगा। ये भी हो सकता है कि दो राज्यों के बीच किसी मुद्दे को लेकर के टकराव हो जाए तो उसका भी समस्या का समाधान यहाँ पे न्यायपालिका ही करेगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायपालिका सबसे ऊपर है तो सर्वोच्च न्यायपालिका करेगी। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नियम या बनाया गया है, कोई विधेयक आया है जो संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, तो वैसे नियम कानून को खारिज करने का, उसको अमान्य घोषित करने का, उसको गलत घोषित करने का अधिकार भी न्यायपालिका को है। और न्यायपालिका इन सब चीज़ों में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से इसमें काम कर सकता है, उसे इतना शक्ति दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार करके, न्यायपालिका करके, विधायिका, कार्यपालिका, इस तरह से करके यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है और हर एक संस्था को, हर एक व्यक्ति को, हर एक संगठन को यहाँ पे सत्ता में साझेदार बनाया गया है। तो हमारी संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता ये भी है कि हमारे यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है जो हमारे संविधान की सुरक्षा करता है और आपसी जो भी संघर्ष है, टकराव है केंद्र राज्य के बीच, उसको भी सुलझाने का काम करता है। कोई अमान्य, गैर संवैधानिक कोई नियम कानून अगर पारित हुआ है तो उसको भी अमान्य घोषित करने का काम करता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। उसके बाद सरकार चलाने एवं अन्य जिम्मेवारियों को निर्वहन के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के लिए केंद्र और राज्यों को कर लगाने एवं संसाधन जुटाने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे सरकार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर टैक्स लगा सकती है और टैक्स लगा करके पैसा इकट्ठा कर सकती है। उसके क्षेत्र में, यानी कि जो राज्य है, उस राज्य के क्षेत्र में जो भी आता है, जो भी संसाधन है, उसका उपयोग करके वो पैसा इकट्ठा कर सकता है और देश को, अपने राज्य को, सरकार को चला सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे पैसे की जो ज़रूरत है उसे भी यहाँ पे बांट करके, अलग अलग करके उसकी भी समस्या का समाधान कर दिया गया है। तो ये जितने भी हैं ये हमारे एक एक पॉइंट करके हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। सवाल आ चुका है कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है, भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है उसकी विशेषताओं को लिखें। तो इसी में से हम लोग 4-5 पॉइंट को लिख देंगे, उसी में से हम लोग को पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा चुका है। आगे है वेस्ट इंडीज में संघवाद। हम लोग देखेंगे कि वेस्ट इंडीज में संघवाद का
क्या इतिहास रहा, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे ये फिर ख़त्म हो गया, तो उसकी हम कहानी पढ़ेंगे। वेस्ट इंडीज में 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन केंद्रीय सरकार की कमजोरी एवं संघीय इकाइयों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में यह भंग हो गई। सवाल इससे भी पूछा जा चुका है कि वेस्ट इंडीज में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई, तो 1958 में हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। न चलने का वजह क्या था कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो कमज़ोर थी और जो भी राज्य सरकार थी उनका आपस में एक कंपटीशन चल रहा था, एक प्रतिस्पर्धा चल रहा था, और उसके कारण 1962 में ही ये टूट गया। यानी कि मात्र अगर देखें तो 59-60 के बाद 4 साल ही ये चला। मतलब वेस्ट इंडीज़ का जो संघवाद है वहाँ पे स्थापना तो हुआ, लेकिन 4 साल से ज़्यादा वो टिक नहीं पाया और टूट गया। लेकिन फिर 1973 में यहाँ पे चिगु आयरस नाम संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरेबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाएं बनाई है। यानी कि एक तरह से संघवाद को कुछ हद तक फिर से ये लोग स्थापना करने की कोशिश किए हैं 1973 के बाद। इनकी एक साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं। सभी मिल करके यहाँ राज्य के लोग मिल करके एक अपना अलग कार्यपालिका भी बना चुके हैं, और इस कार्यपालिका के सदस्य कौन होंगे, तो अपने अपने देश के जो भी सरकार है और सरकार का जो हेड है वही संयुक्त जो कार्यपालिका बनाया गया है उसका सदस्य बनेंगे। इस तरह प्रकार अगर देखें तो वहाँ की इकाइयाँ न तो देश के रूप में रह सकी और न ही वे अलग रह सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज में न तो संघवाद का विकास हो पाया है और न ही संघवाद खत्म हो पाया है, ये बीचों बीच में रह गया है। कुछ हद तक ये संघीय शासन व्यवस्था के नियमों को फॉलो करता है, उसके आधार पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायपालिका बना लिया, साझी मतलब सब मिल के एक संसद बना लिया, मुद्रा एक जैसा, तो ये तो कर लिया है, लेकिन पूर्णतः ये संघवाद का विकास नहीं कर पाया। तो न तो ये देश रहा है और न ही ये अलग अलग होकर के राज्य ही बन पाया है। तो ये है हमारा वेस्ट इंडीज के संघवाद का इतिहास। उसके बाद है यहाँ पे नाइजीरिया में संघवाद के विकास। यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो संघीय व्यवस्था सफल नहीं होती है। अगर किसी देश में संघीय शासन व्यवस्था का स्थापना करना है तो सबसे पहले उनको एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। हमारे देश में अगर संघीय शासन व्यवस्था सफल है तो उसके पीछे एक वजह ये है कि हमारे सभी राज्य जो हैं, जो भी इकाइयाँ हैं, उनको केंद्र सरकार पे भरोसा है, केंद्र को राज्य पे। कभी कभी आपसी टकराव होते रहते हैं, लेकिन व्यवस्था इतने बेहतर तरीके से बनाया गया है कि ये सब मिल करके साथ में एक साथ सत्ता में साझेदार बनते हैं, एक दूसरे पे भरोसा रखते हैं। अगर ये भरोसा टूट जाए तो भारत में भी संघवाद ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, वो बिखर जाएगा। तो किसी भी देश में, किसी भी समुदाय में अगर संघीय व्यवस्था को चलाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे सभी को एक दूसरे पे भरोसा हो। इसे हम नाइजीरियन संघीय व्यवस्था के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। 1950 में नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, लेकिन नाइजीरिया की 3 बड़ी जातीय समूह एरुबा, इबो, हौसा फुलानी के द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास हुए, जिससे अन्य जातीय समूह में भय एवं संघर्ष का माहौल बना और एक सैनिक शासन की स्थापना हो गई। था तो यहाँ पे संघवाद की व्यवस्था करना, लेकिन जैसे ये लोग संघ के स्थापना करने गए 1950 के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि नाइजीरिया में हैं तो बहुत सारे यहाँ पे जाति समूह, लेकिन 3 मुख्य रूप से थे। एक थे यहाँ पे एरुबा, एक है इबो और एक है हौसा फुलानी। ये तीनों अपना अपना प्रभाव जमाना चाह रहे थे। यानी कि नाइजीरिया पर ये चाह रहे थे, एरुबा चाह रहा था कि मेरा प्रभाव हो, इबो चाह रहा था कि मेरा हो, और हौसा फुलानी जो है वो चाह रहा था कि नाइजीरिया संघ पे मेरा प्रभाव रहे। और इसी को लेकर के इनके बीच आपसी टकराव हुआ। इनके टकराव के वजह से बाकी के जो भी जाति समूह थे वो अपने आप को यहाँ पे अनसिक्योर महसूस करने लगे, उनको यहाँ पे भय लगने लगा, वो डरने लगे, और इस वजह से वहाँ का माहौल पूरा बिगड़ गया और वहाँ पे नाइजीरिया में संघवाद की जगह फिर से यहाँ पे सैनिक शासन की स्थापना हो गई। तो यहाँ पे भी नाइजीरिया में भी संघवाद सफल नहीं रह सका। आगे चल करके 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई है। अभी फिलहाल अगर हम लोग देखें तो 25 साल पहले की कहानी है। 1999 में नाइजीरिया में फिर से लोकतंत्र की बहाली की गई है, लेकिन
बहाली होने के बाद भी यहाँ पे धार्मिक विभेद आज भी बरकरार है। जो समस्या पहले थी वो आज भी बनी हुई है। तो हम इसमें ज़्यादा ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि नाइजीरिया में संघवाद रहेगा अथवा नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि फिर ये आपसी टकराव के कारण फिर से ये संघवाद टूट जाए, जो संघ बना है वो टूट जाए। नाइजीरियाई संघ के सामने एक और ये समस्या है कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। जो वहाँ पे तेल है, वो जो तेल निकलता है उससे तेल से जो इनकम होता है, तो यहाँ पे है कि तेल पे कब्जा किसका है, वहाँ से जो इनकम होगा उस पर किसका प्रभुत्व रहे, किसके प्रभाव में रहे, और इस बात को लेकर के भी उनके बीच टकराव चलते रहता है। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में नाइजीरिया का संघ जो है वो फिर से टूटे। तो इस तरह की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। इस प्रकार अगर हम देखें तो नाइजीरिया के विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद आज भी बरकरार हैं, और इसका संघ जो है वो सफल नहीं रहेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ये संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा होगा तो आपसी टकराव होगा, और टकराव के कारण फिर से विखंडन हो सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था, यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो में जो भी नए टॉपिक बचे हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और बिहार के संदर्भ में जो पंचायती राज व्यवस्था है उन सभी के बारे में हम लोग आगे के जो भी वीडियो आएंगे, अभी 3 वीडियो और बचे हुए हैं, उसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।